इंडिया का मैप तो देखा होगा ना तुम लोगों ने, है ना, ऐसी डिवाइडेड है ना, नॉर्थ, फिर डेक्कन और फिर साउथ। तो नर्मदा से नीचे, नर्मदा से लेके आपका जो कृष्णा बेल्ट है, तुंगभद्र और कृष्णा बेल्ट जो है वहां तक डेक्कन एरिया है, और कृष्णा के नीचे वाला जो एरिया है इट इज कॉल्ड एज साउथ इंडिया। ठीक है, नर्मदा रिवर और तुंगभद्र रिवर के बीच का एरिया जो है यूजुअली उसको हम डेक्कन कंसिडर करते हैं। ठीक, बट देखा जाए तो डेक्कन प्लेट्यू जहां जहां है वहां वहां उस एरिया को बोला जाता है डेक्कन, स्पेशली द एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड सम पार्ट ऑफ आंध्रा, ये क्या है, ये डेक्कन है। और ऊपर जहां हम बैठे हैं कश्मीर से लेके इधर तक, ये क्या है, नॉर्थ इंडिया है। टाइम, और ये क्या है, ये क्रोनोलॉजी, ये आपके पास हमेशा रहना चाहिए। 2 मिलियन ईयर अगो से लेके 10,000 बीपी, बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, ठीक, इतने से लेके इतने तक नॉर्थ इंडिया में इट वॉज अ टाइम पीरियड ऑफ पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज। डेक्कन में भी पेलियोलिथिक, साउथ में जाएं तो भी आपको पेलियोलिथिक टाइम पीरियड मिल जाएगा। यहां 12,000 बीसीई से लेके 7,000 बीसीई नॉर्थ में जो कल्चर था उसे हम कहते हैं मेसोलिथिक। और साथ में इधर भी लिखना, फायर यहीं पे खोजी गई थी, पेलियोलिथिक में। एग्रीकल्चर यहां डेक्कन में आपको मेसोलिथिक मिल जाएगा। यहां पे पेलियोलिथिक ही रहेगा। फिर 8,000 बीसीई से लेके 2,000 बीसीई, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ न्यूलिथिक एज। एग्रीकल्चर फुल्ली डेवलप्ड, फर्स्ट साइट मेहरगढ़, डेक्कन न्यूलिथिक, यहां मेगालिथिक। साउथ में न्यूलिथिक कल्चर नहीं आता है, मेगालिथ कल्चर बोला जाता है उसको। ये जो टाइम पीरियड देख रहे हैं आप, 2 मिलियन ईयर से 10 बीपी, 12,000 से 7,000, 8,000 से 2,000, यहाँ पे आप देखेंगे ओवरलैपिंग ऑफ टाइम दिख रहा है। तो ये चलता रहता है, हिस्ट्री ऐसे ही रहता है। मॉडर्न खत्म मतलब एंशिएंट खत्म नहीं होगा, मेडिवल शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मेडिवल खत्म नहीं हो पाएगा, मॉडर्न उसके पहले शुरू हो जाता है। मेडिवल खत्म कहाँ होता है, अनऑफिशियली 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब, बट उसके पहले ही यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो चुकी है। 1611 ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, जब से वो बेसिकली 1630 मान लो, 1630 मान लो, ठीक है, वहां से मॉडर्न हिस्ट्री बिगन हो चुकी है। लगभग 2800 बीसीई से लेके 1400 बीसीई, और 1400 क्यों लिया जाए, और 1000 तक ले लेते हैं, ठीक। ये क्या है, इट इज अ टाइम ऑफ चाल्कोलिथिक एज।
It is a time of copper age and it is the time period of again Chalcolithic age. ठीक, चाल्कोलिथिक और कॉपर का एग्जांपल क्या है? कॉपर का एग्जांपल है ISC, इंदर सरस्वती सिविलाइजेशन. इंदर सरस्वती सिविलाइजेशन इज कॉल्ड एज कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज. ठीक, कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज. ISC में आपको स्टोन टूल्स मिलते हैं बट बहुत कम, रेयरली. सारे टूल्स जो हैं आपको किसके मिलते हैं? ब्रॉन्ज और कॉपर के. डेक्कन में जाएं तो डेक्कन में यू विल फाइंड सेम चाल्कोलिथिक. ब्रॉन्ज नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, चाल्कोलिथिक. यहाँ कौन सा कल्चर चल रहा है? मेगालिथी चल रहा है. (1500 BCE to 600 BCE. नॉर्थ में आपको मिलेगा अर्ली वैदिक पीरियड, एंड लेटर वैदिक पीरियड. डेक्कन में आपको चाल्कोलिथिक कल्चर्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट. यहां आपको मिलेगा कालभरास, के साथ साथ मतलब मेगालिथ भी लिख ही लो, फिर बाद में आप बोलोगे अरे यहाँ मेगालिथ लिखा हुआ है. डेवलपमेंट ऑफ कालभरास अलोंग विथ मेगालिथिक. ऊपर वाले लिख लिए होंगे ना आपने. (600 BCE to 300 BCE. ठीक, ये टाइम रफली लिया जा रहा है, एग्जैक्ट वो नहीं है ना, टाइमलाइन के लिए लिया जा रहा है. जज्बाती नहीं होना इसके लिए. 600 BCE to 300 BCE नॉर्थ में you will see the growth of Mahajanpads. This is also called the age of Buddha. And you will also find rise of Magad. महाजनपद कितने? 15 है ना, 16 है तो एक डेक्कन में भी तो है ना. नॉर्थ में 15 है ना, 16वां यहां है. ठीक, अस्मक. साउथ इंडिया, जब यहां महाजनपद होगा तो यहां राइज ऑफ संगम एज. फ्रॉम 325 to 150 नॉर्थ मौर्यन एम्पायर. डेक्कन
Mauryan Empire. South, Mauryan Empire plus Sangam Age. हाँ जी, लगभग 200, इसको मिटा देते हैं पहले, 200 BCE to 300 CE, नॉर्थ में you will see the powers like Indo-Greeks, Shakas, Kushans. You will also see power like Andhras, Shungas, Kanvas. ठीक, ऊपर वाले बाहर हैं के हैं और नीचे वाले नेटिव्स हैं. डेक्कन में यू विल फाइंड सातवाहंस, राइज ऑफ सातवाहंस. साउथ में चोला चेरा पंड्यास. चोला चेरा एंड पंड्यास. लगभग 330 CE से लेके 550 CE. नॉर्थ में दिस इज द एज ऑफ गुप्तास. डेक्कन में वाकाटकास, चालुक्यास. साउथ में जाएंगे, इट इज द राइज ऑफ पल्लवास. इन लोग का डिक्लाइन होगा एंड राइज ऑफ पल्लवास. $550 till 750. नॉर्थ में यू विल फाइंड हर्षवर्धन. प्लस यहीं से राइज होगा किसका, प्रतिहार्स का. प्रतिहारास प्लस पालास. डेक्कन में यू विल फाइंड सम इन्फ्लुएंस ऑफ प्रतिहार्स. ठीक, प्रतिहार के साथ साथ यू विल फाइंड राष्ट्रकूट. साउथ इंडिया में यू विल फाइंड राष्ट्रकूट्स along with Pallavas of Kanchi.
ठीक है, आपका जो एंशिएंट का सिलेबस है वो यहीं तक है, ठीक है। और ये है जो आपने लिखा है, ये है क्रोनोलॉजी, ठीक। मोटा भाई कहता है ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, तुम लोग समझो। लिखिए, अगला टॉपिक लिखिए, टाइप ऑफ सोर्सेस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन। टाइप ऑफ सोर्सेस फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ही तो है, ठीक। तो इंट्रोडक्टरी लाइन में लिखिए, दैट ऑल दिस हिस्ट्री, all the history that we study, all the history that we study has been reconstructed, all the history that we study has been reconstructed throughout the time, throughout the time, from different sources, from different sources, to categorize, to categorize. Sources are divided into two categories, two categories: archaeological sources and literary sources. Literary sources. Archaeological sources study is based on radiocarbon dating, radiocarbon dating, numismatism, numismatism, ब्रैकेट में लिखिएगा, स्टडी ऑफ कॉइन्स, पेलियोलॉजी और एपिग्राफी, पेलियोलॉजी और एपिग्राफी, स्टडी ऑफ inscriptions, numismatism, पेलियोलॉजी और एपिग्राफी। ठीक, अब इसको थोड़ा देखें। सबसे पहले रेडियो कार्बन डेटिंग, ऐसा टॉपिक नहीं है ये, बस समझना है, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है, यूजुअली हम कार्बन 14 C14 आइसोटोप को चेक करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट हैज कार्बन एट्स इस एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट जो है वो रहता है, तो उसमें हम C14 का क्या चेक करते हैं, हाफ लाइफ, बेसिकली एज। तो ये समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये कब का था, ठीक। इसके लिए हम एक्सकेवेशन करते हैं। एक्सकेवेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक। वर्टिकल एक्सकेवेशन जो होता है, ये एक्सकेवेशन लिख देता हूं, एक्सकेवेशन और वर्टिकल एक्सकेवेशन। जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन होता है, बेसिकली ये बहुत कॉस्टली होता है एक, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन कर लिया जाए
तो सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो एक बार में पता चल सकती है, लेकिन क्या होगा कि टाइमलाइन जो है वो क्लियरली फाइंड आउट नहीं हो पाएगी, प्लस कॉस्टली भी होता है। मतलब मान लीजिए ये पूरी क्लास है, ये कोई साइट है, तो आपके पेलियोंटोलॉजिस्ट आएंगे और पेलियोंटोलॉजिस्ट ने क्या किया, इस पूरे के पूरे एरिया को एक्सकेवेट कर दिया। ठीक, सारे ऑब्जेक्ट बाहर निकाल लिए एक्सकेवेट करने के बाद, और उसके बाद फिर उसकी स्टडी जो है वो चलती रहेगी, यू नो। और एक स्टडी को, सपोज किसी को कोई ग्लास मिल गया, उस ग्लास को कि फाइंड आउट करने में कि ये किस एरा का था, किस लिए यूज होता था, उसमें कौन सा मेटल है, उस समय मेटल, कम से कम इसको प्रूफ करने में, इसको थ्योराइज करने में और थ्योरी बना के लोगों को पढ़ाने में लगभग 15 से 20 साल लग जाते हैं। एक एक पेलियोंटोलॉजिस्ट जो है वो हो सकता है कि एक दिए पे काम कर रहा है, उसको एक दिया मिला है कहीं से, ठीक है, वो लैंप पे पूरी जिंदगी उसने लगा दी अपनी 20 साल में, उसने ये खोज के निकाला ये मौर्यन टाइम पीरियड का था, ये मिट्टी से बना था, ठीक है। और इसमें जो दिया जलाया जाता था यूजुअली, वो कैसे जलाया जाता था, केरोसिन ऑयल से जलाया जाता था, ठीक। तो इसको बड़ा समय लगता है, ठीक। दूसरा एक्सकवेशन है वर्टिकल एक्सकवेशन। वर्टिकल एक्सकवेशन में क्या करते हैं हम लोग, लेयर बाय लेयर डिगिंग करते हैं। एक सर्टेन लेवल तक 2 मीटर तक की एक्सकवेशन किया, खुदाई करी, उसमें से जो ऑब्जेक्ट मिले, ठीक, उसको क्या किया हमने, स्टडी किया और उसको कैटेगराइज कर दिया कि ये कौन सा है, ये गुप्ता एज का था, ठीक। फिर उसके नीचे 2 मीटर की खुदाई करी, डिग करा, फिर उसको पता चला कि ये क्या है, ये पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड का है। फिर उसके बाद किया तो मॉडर्न टाइम पीरियड का। तो जो पीछे की जो हिस्ट्री है वो अभी भी क्या है, बची हुई है। एक्सकवेट करना, पता नहीं कि उसमें कितने ही लेयर्स क्यों ना हो, ठीक। तो लेयर बाय लेयर और वर्टिकल एक्सकवेशन करने में व्हाट इज द एडवांटेज, एडवांटेज इज दैट इट इज चीप, इफेक्टिव है और चीप है, ठीक। ये जो है ये क्या है, इतना इफेक्टिव नहीं है और चीप नहीं है, बहुत ही कॉस्टली है, ठीक। इसलिए हम यूजुअली फॉलो करते हैं क्या, वर्टिकल एक्सकवेशन, ठीक। नुमिस्मैटिज्म, अगर नुमिस्मैटिज्म की बात की, स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो स्टडी ऑफ कॉइन्स में आप देखिए, अगर हम लोग कैटेगराइज करने के चले, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, नो कॉइन, कॉइन्स नहीं पाए जाते। देयर इज ओनली मेंशन ऑफ अ कॉइन कॉल्ड निशक इन वेदास, ठीक, वो भी लेटर वैदिक पीरियड में, बट ऐसा कोई हमें चीज नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी जो है वो एक्सचेंज वाली इकोनॉमी नहीं है, वी फॉलो बार्टर सिस्टम, ठीक। अगर पैसा नहीं है इसका मतलब इकोनॉमी जो है वो इतनी प्रेवलेंट नहीं है और एक्सचेंज सिस्टम नहीं है। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है भाई, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट लोग, तुम ये जो लड़का लड़की साथ में बैठे हुए हैं, हाँ अम्मी, क्यों मुस्कुरा रहे हो, गलत बात बता रहे हैं क्या हम, दिख नहीं रहा है तो यहाँ देखो, तो सामने आके बैठ जाइए, हमको नहीं दिख रहा है, हम हंसेंगे, है। वो उधर बड़ा वो सुपरस्टार, भाई एक बार फोटो खींच लो, तुमको फोटो खींचना है, उसमें नहीं दिख रहा है, देख लो, आगे पीछे देख लो, तुमने 2-3 बार तुम लोग को देख चुके हैं। तो क्लास में देखो, बैठो, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, यहां बैठिए, क्लास में दो चीज का ध्यान रखिए, आप यहां आए तो लर्निंग के लिए बैठिए, कुछ सीखने के लिए, कोई बताई जा रही है उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, कुछ पूछा जा रहा है उसका आंसर करिए, ठीक। मगहू राम का यहाँ कोई जरूरत नहीं है हमें कि हम चुपचाप बैठे हुए इधर किसी को डिस्टर्ब करेंगे, सब करेंगे, वो मत करिए, ठीक। और जब क्लास में आया करिए, तो जब मैं आता हूँ क्लास में तो अब मैं अपना ईगो वहां पे रख के आता हूँ, ठीक। कि मान लो कभी कोई कुछ बोल दे कि भाई साहब, सर आप कह रहे हो कि नहीं हमने तो ये पढ़ा है, तो मैं उसकी सुनूंगा, हाँ बताओ तुमने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, ठीक। तो हम अपना ईगो वहां उतार के आएंगे, तुम लोग अपना ईगो उतार के आइएगा, ठीक। क्लास में ईगो के साथ नहीं बैठना है, क्योंकि अगर ईगो अंदर रहेगा नॉलेज कभी जा ही नहीं पाएगी, तुम अपने घमंड में ही चूर रहोगे। क्लास में ईगोइस्टिक होके बिल्कुल नहीं बैठना, ऐसा होता है ना, स्पिरिट इन ज्ञान बाहर, ना कुछ लोग जो है बाटली चढ़ा लेते हैं, फिर देखिए ज्ञान ही ज्ञान, कि ज्ञान सारा बाहर आ जाता है, ठीक। वैसी ईगो, अगर ईगो जब तक अंदर है तब तक नॉलेज पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ठीक। कोई घड़ा जो है अगर भरा हुआ है तो उसमें कुछ आप भर नहीं सकते, उसको खाली करके लाना पड़ेगा।
तो खाली करके आइए, ठीक, आसानी से बैठिए, आराम से चीजें जो पढ़ाई जा रही है उसको समझिए, इधर मत करो, मोबाइल वोबाइल मत चलाया करो, ठीक। मेरे पास भी मोबाइल है, ठीक है, अब बैठ के मोबाइल चलाते रहते हैं। बोले भाई कुछ बोले कि हम बता रहे हैं, चलो हम मोबाइल में सर्च कर लेते हैं। आप मोबाइल चेक करिए, घर पे जाके किताब पढ़िए, गूगल पे जाइए, विकिपीडिया पे जाइए, सब करिए, लेकिन घर जाके करिए, यहाँ मत करिए। 2.5 घंटे के लिए अपने को थोड़ा सा लिमिट रखिए, ठीक, कि मैसेज आ रहा है चेक कर लें। क्यों? क्योंकि इसमें नुकसान आप ही का है। जैसी मैसेज आएगा ना, वैसे ही आपका सारा का सारा अटेंशन उस इंसान पे चला गया जो मैसेज भेज रहा है, और आपका अटेंशन यहाँ 0। पर आपने पैसा किसके लिए दिया है? यहाँ पढ़ने के लिए, यहाँ बैठने के लिए, ताकि आपका सारा का सारा अटेंशन यहाँ रहे, ठीक। तो अपना अटेंशन जो है यहीं रखिए, कहीं और मत दीजिए। क्लासरूम के बाहर जिसको मर्जी उसको टाइम दीजिए, जिसको अटेंशन देना उसको अटेंशन दीजिए, ठीक, बट उसको भी लिमिटेड वे में रखिए, ठीक। मैं आपको समझा रहा था, ठीक, कि अगर यहाँ पे कॉइन्स नहीं पाए गए हैं, इसका मतलब इकोनॉमी कैसी है, जहां पे मीडियम एक्सचेंज का क्या है, बार्टर सिस्टम है, ठीक। जैसे ही हम 6 सेंचुरी बीसी में पहुंचते हैं, ठीक, 6 BCE, जो कि टाइम पीरियड है किसका? महाजनपद का। महाजनपद में यू विल फाइंड पंचमार्क कॉइन्स, ठीक, जो कि बताता है कि इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉइन्स, कि अभी ये बनना शुरू हो रहा है। मौर्यन टाइम पीरियड में यू विल फाइंड कि कॉइन्स जो है वो इशू किए गए हैं किसके? गोल्ड के, सिल्वर के और कॉपर के, लेकिन मैक्सिमम किसके हैं? सिल्वर और कॉपर के। मतलब गोल्ड की अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं थी। देन पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड में जाएंगे, पोस्ट मौर्यस। पोस्ट मौर्यस में आपको पता चलेगा कि इनकी जितनी भी हिस्ट्री है, चाहे वो शाकाज हो, ठीक, शाकाज के अंदर आप कुषाण आ जाएंगे, या फिर इंडो ग्रीक्स हो, ठीक। इंडो ग्रीक्स हम पढ़ते हैं ना, इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट पावर टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, ठीक। गोल्ड कॉइन ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, या पहले भी था। 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन कौन लेके आया? इंडो ग्रीक्स, ठीक। खालिस सोना, इंडो ग्रीक्स। शाकास मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स कुशांस के टाइम पे हुए। क्यों हुए? क्योंकि यही तो राजा था किसका? सिल्क रूट का, कनिष्क, ठीक है। कनिष्क यूज्ड टू कंट्रोल द सिल्क रूट। तो ज्यादा पैसा है, अगर पैसा है मतलब, अब यहां से लेके यहां तक का इकोनॉमी आप देख सकते हैं कि इनकी इकोनॉमी जो थी वो कैसी थी? मनी बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक, मनी बेस्ड। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम, ये मनी बेस्ड है, पैसा दो चीजें खरीद के ले जाओ। इधर के पहले वाली जो लाइफ थी वो इट वाज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। गुप्तास में चले तो गुप्तास में हमको देखने को मिलता है दैट दे इशूड कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, लेकिन गोल्ड के कॉइन्स कम है। मतलब क्या? इकोनॉमी पहले फ्लरिश करी फिर गिर गई, ठीक। ट्रेड का डिक्लेनेशन शो करता है क्या? कि यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स जो है वो कम थे, ठीक। शुरुआत के जो रूलर थे चंद्रगुप्त, उसके टाइम पे गोल्ड कॉइन की क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन कुमार गुप्त आते आते गोल्ड कॉइन्स की क्वालिटी जो है वो गिर जाती है। वो शो करता है डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और जो इंसान इस चीज को समझ रहा है, वो क्लास में पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो इंसान बढ़िया है, ठीक, क्योंकि वो सच में ये सब चीजें सुन रहा है और उसको नोट डाउन भी कर रहा है। और जो लोग कथा की तरह सुन रहे हैं, ठीक, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, डिक्टेट नहीं कर। हाँ सर, सिर्फ सोसाइटी में गोल्ड कॉइन्स ही रहते थे? अगर गोल्ड कॉइन्स हैं तो मतलब अगर कोई छोटी चीज बाय करना है जिसका एक्चुअल उसकी वैल्यू गोल्ड से बहुत कम है, तो उसको बाय करने के लिए क्या एक्सचेंज करना है? नहीं अरे ये इधर वाला जो सिस्टम है, बार्टर सिस्टम, वो खत्म नहीं हुआ है, वो भी है, बट जो लार्जर इकोनॉमी है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा है कि गोल्ड आ गया तो ये सब खत्म कर देंगे, ठीक। तो ये जो मैंने आपको समझाया, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमने क्या पाया है, किससे? नुमिस्मेटिज्म से, स्टडी ऑफ कॉइन से हमें क्या समझ में आता है, ठीक। पेलियोलॉजी, एपिग्राफी, ठीक।
इसको अगले पेज में लेके चलते हैं। पेलियोलॉजी बेसिक, इट इज अगर कहीं चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, इट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन बड़े अलग अलग होते थे, ठीक। डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक। तुम लोग जल्दी जाओ, कौन कौन इधर गार्डन वार्डन जाता है? कोई गया है? गार्डन नहीं जाते तुम? इसमें बहुत सारे गार्डन है ना इलाहाबाद में, कंपनी गार्डन सामने ही है। कोई नहीं गया कभी? कंपनी बाग कभी कोई नहीं गया? कौन गया है बताओ जल्दी, एक दो। अरे मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा भाई, क्या तुम लोग है? बहुत बढ़िया, जाया करो। है? बजरंग दल वालों के पास कोई काम तो है नहीं, ठीक। बजरंग दल वालों से कुछ खास तो हो नहीं पाया, ठीक। रोज जाया करो, वहां जाके बैठा करो मस्ती से, तब तभी समझ में आएगा ये सब नहीं करना है, ठीक। वहां मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वहां जब जाओगे तो वहां ऐसा बढ़िया सा दिल बना होगा, है ना, इधर से तीर भी निकला होगा, ठीक। और इधर इधर लिखा होगा राजेश और रेशमा, ठीक है। ये क्या है? इंस्क्रिप्शन ही तो है, ठीक। किसी के ना समझ में आए कि ये क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, बोले यही होता है क्या, अपने को चिन्हित करना, ठीक है। कई सारी, इसके कई सारे मकसद हो सकते हैं। पहला, आपका ऑर्डर, ठीक। दूसरा, वोटिव भी हो सकते हैं, ठीक। वोटिव ऑर्डर, जनहित में जारी वाले, ठीक। इयोलॉजी हो सकता है, ठीक। या फिर मैसेज हो सकता है। मैसेज का जहां भी नाम आए तुरंत अशोक लिख देना। यही था जो अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों से बात करता था। मोबाइल तो था नहीं उसके पास, ठीक। तो इंस्क्रिप्शन लिखवा देता था। ऑर्डर, कई सारे राजा हैं जैसे अशोक, ठीक। फिर आपको मिलेगा चंद्रगुप्त, इवन हर्षवर्धन, बट सबसे ज्यादा अशोक के टाइम पे ये सारी चीजें जो हैं वो की गई हैं। इयोलॉजी सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक। कहीं उस पे ऐसे करके लिखिएगा मैक्सिमम, ठीक। कई सारे कोर्ट पोएट्स होते थे, ठीक। जैसे यहाँ प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति इज रिटन बाय हरिसेन, है ना। और किसके लिए लिखा गया है? समुद्रगुप्त के लिए। उसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, ठीक। प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त। तो मेजोरिटी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ समुद्रगुप्त आपको यहां से मालूम पड़ जाएगी, ठीक। क्या कि वो वीणा बजाता था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक। ही वॉज अ वीणा प्लेयर, वैष्णवाइट था, उसने टाइटल लिया हुआ है, ठीक। इसके अलावा उसने क्या करी? लड़ाइयां करी। मतलब वो क्या था? ही यूज्ड टू बिलीव इन मिलिट्री टैक्टिक्स। शांति प्रिय कम था, ठीक। एग्रेसिव ज्यादा था, ठीक। इसी टाइम पे आपको नीचे जाएंगे साउथ में तो आपको मिलेगा एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल इंस्क्रिप्शन जो है इट इज गिवन बाय रवि कीर्ति, ठीक। जो कि कोर्ट पोएट था। और कोर्ट पोएट का क्या है, सब बड़ी बड़ी बातें लिखनी इनको, ठीक है कि नहीं। इनका काम ये है कि इनको अपने राजा के बारे में खूब बड़ी बड़ी बातें लिखनी है ताकि राजा खुश होकर क्या करे, ये लो माला ले जाओ, ठीक। यही काम है इनका, ठीक। अरे क्या रिपीट करना है, ये तो आता रहेगा, इसको अभी सब समझना है। ये एहोल इंस्क्रिप्शन बाय रवि कीर्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति ये हरिसेन ने दिया था,
ठीक, ऐसी इंस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सबसे इंडिया का सबसे पहला इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या फिर गिरनार इंस्क्रिप्शन। ठीक, और ये संस्कृत में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक, ये तो इन लोगों का काम है यूलॉजी। यूलॉजी मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना कि हमारे राजा ये थे, हमारे राजा वो थे। ठीक है, कि इस राजा के काले काले नागिन जैसे बाल, राजा आंखियों से गोली मारे। ठीक है, कि राजा लकड़ी का चश्मा पहनते थे, जब दुश्मन को देखते चश्मा उतारते एकदम ठाए ठाए मार देते थे। ठीक है, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखना। ठीक, और ये चलता रहता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि एंशियंट इंडिया में, मेडिवल इंडिया में भी आपको मिलेगा फेके अकबरी, मतलब एने अकबरी। ठीक, तो उसमें खूब लंबी लंबी फेंकी गई है। बट पॉइंट ये है जो आपको यहां से सीखना है, ठीक है, बीइंग अ यूपीएससी कैंडिडेट, ये सारी किताबों में मिलेगा। विजडम ये कहता है कि अर्लियर inscriptions were written in Pali and Prakrit languages। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए दे वर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, और संस्कृत लैंग्वेज के बाद जो इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं वो जनरल लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लोकल लैंग्वेज। अब इससे आप क्या समझते हैं, पाली प्राकृत, फिर उसके बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद जनरल लोकल लैंग्वेज। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज पहली चीज, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा है क्या क्या क्या? हाँ, मैसेज। अरे और बताओ भाई, एक तो हो गया डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा और क्या पता चलेगा? वो भी कनेक्टेड, वो भी इंक्लूड हो गए। मतलब क्या, सोशल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन किसका, पब्लिक का। ठीक, और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज आपने बोला, सही है। सोशल इंक्लूजन वो भी सही है। ठीक, और यस, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, इन सोसाइटी। अब लिटरेसी पिटेसी मत बताओ, ये सब आज का मॉडर्न वो है। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी एंड सोशल इंक्लूजन ऑफ द पीपल, ये तीन फैक्टर्स हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लिखा नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गए हमारे इंस्क्रिप्शन, आर्कोलॉजिकल चीजें, रेडियो कार्बन डेटिंग। अब आते हैं हम लोग लिटरेचर पे। लिटरेचर, लिटरेचर में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेंगे क्या, एक हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, या फिर इसको ऐसे ना लिख के पहले हम लिखें रिलीजियस, और इस तरफ सेकुलर। रिलीजियस टेक्स्ट में हिंदू टेक्स्ट, हिंदू टेक्स्ट को देखा जाए तो हिंदू टेक्स्ट में सबसे पहले वेद, उपनिषद्स, पुराण्स। ठीक, फिर थोड़ा सा और चलेंगे तो आपको मिलेंगे क्या, एपिक्स। एपिक्स दो है, रामायण, महाभारत।
चलो, सब लोग जानते हैं रामायण महाभारत, पढ़ी है सबने, है देखी है। रामायण क्या बताता है और महाभारत क्या बताता है? जो बता देगा टॉप 700 में तो आ ही जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी बता दोगे, जो पढ़ा लिखा होगा वही बताएगा। हाँ, और रामायण बताता है कि हाउ टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ रामायण बताता है, ठीक है। और हाँ हाँ, और है कोई? हम्म, रियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक और पॉलिटिकल। और इसके अलावा भाई हिस्ट्री सोर्सेस की बात हो रही है, देखो रामायण जो है वो सोशल इन्फ्लुएंस और सोशल पर्सपेक्टिव बताता है सोसाइटी का, ठीक है। और महाभारत गिव्स अस नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल डिवीजन इन द सोसाइटी, पॉलिटिकल डिवीजन और सोशल पर्सपेक्टिव। लेकिन हमारे पास सिर्फ हिंदू टेक्स्ट थोड़े हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी हैं, ठीक। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपको मिलेगा त्रिपिताक्ष, त्रिपिताक्ष आपको मिलेंगी, जातक कथा। त्रिपिताक 3 किताबें हैं, विनय पिताक, सूक्त पिताक और अभिधम्म पिताक, ठीक। जातक कथा और त्रिपिताक प्रीडोमिनेंटली दोनों मिलके दे टेल अस अबाउट द सोशल, ये SPE समझ जाना, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग महाजनपद, महाजनपद। वेद पुराण और उपनिषद ये कब का बताते हैं? दे गिव अस द अकाउंट ऑफ वैदिक एज, कि लोग खुद खाना खाने से पहले गाय को खाना खिलाते थे। इन द सेम ट्रेडिशन इज बीइंग फॉलोड बाय द अपकमिंग जनरेशन, कि घर पे खाना बनेगा तो माँ बोलेगी पहली रोटी गाय की, ठीक, और आखिरी रोटी कुत्ते की। पहली रोटी गाय को दी जाएगी और आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाएगी। क्यों? क्योंकि दीज वर द 2 फेवरेट एनिमल्स ऑफ द ह्यूमन फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, गाय और डॉग, ठीक। और गाय का ही अलग सबऑर्डिनेट फॉर्म निकाल लें तो बुल, ठीक। तो और वो चीज अभी भी चल रही है, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के साथ साथ यू विल फाइंड जैन टेक्स्ट, ठीक। जैन टेक्स्ट में आपको मिलेंगे 14 अंग्स, उपंक्स, प्रकृणास, ये किताबों के नाम है टेक्स्ट के, ठीक है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। जैन धर्म की स्थापना महाजनपद टाइम के पे ही हुई, ठीक। तो ये भी किसका एरिया बताएगा? आपका लाइफ ऑफ महाजनपद। कभी आपसे पूछे कि विच एंशिएंट टेक्स्ट एक्सप्लेन्स अबाउट द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, तो आप लिख के आएंगे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट। इन्हीं दोनों ने बताया सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में, ठीक है। ये हो गए आपके रिलीजियस टेक्स्ट।
तुम भाई बना रहे हो कि नहीं? क्या कर रहे हो? मजा चल रहा है? इसको लिखे नहीं हो? लिखे समझ में आएगा तुम्हारे कुछ? हो गया ये? चलो, सेकुलर टेक्स्ट। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। It talks about polity of Mauryan Empire. Mauryan Empire, इकट्ठा लिख देते हैं इसको। अर्थशास्त्र, टोटल 15 कंपेंडियम आर देयर, टोटल 15 किताबें हैं। अर्थशास्त्र के बाद अगर जो सबसे ज्यादा किताब जो मानी गई है, जिससे हम कुछ लोग हिस्टोरिकल निकाल के लेके आते हैं, इट इज अ टेक्स्ट रिटन बाय कालिदास, बहुत फेमस। ठीक, कालिदास जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूतम, बायोग्राफीज लाइक हर्षचरित, रामचरित, उसके बाद सेकुलर में ही लास्ट डिवीजन लिखे फॉरेन टेक्स्ट, इसी में बना लीजिए फॉरेन टेक्स्ट। कालिदास के जो टेक्स्ट हैं ये बेसिकली मौर्यन एम्पायर से लेके टू गुप्ता एम्पायर, इन सब के बारे में जानकारी देता है। ठीक, बीच में कहीं अगर जगह बची हो, ठीक है, तो एक नाम और लिख लीजिए, राजतरंगिणी बाय कल्हान। ठीक, 8 बुक्स आर देयर, और वहीं पे इसको सर्कल करके पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट फॉर्मल हिस्टोरियन ऑफ इंडिया कल्हान, राजतरंगिणी बाय कल्हान, और उसमें लिखिए फर्स्ट फॉर्मल हिस्टोरियन ऑफ इंडिया, फर्स्ट फॉर्मल हिस्टोरियन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब यह है कि इसके पहले जैसे अभी हिस्ट्री बुक्स लिखी जाती हैं, उस तरीके से लिखने वाला पहला इंसान था ये। इसके पहले किसी ने भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से या हिस्टोरिकल वैल्यू या हिस्टोरिकल सेंस लेके किताब नहीं लिखी। ठीक है, यही पहला इंसान था जिसने इस तरीके से किताब लिखी। फॉरेन टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें
तो फॉरेन टेक्स्ट में सबसे पहला जो नाम आता है इट इज मेगास्थनीज बाय इंडिका। ठीक, इंडिका वॉज द बुक, और किसके बारे में? मौर्यन टाइम पीरियड। ठीक, उसके बाद कौन आया? फायहान। ठीक, एंशंट की बात हो रही है। उसके बाद ह्यूनसांग। ठीक, फायहान ने कौन सी किताब लिखी? फुको की। फायहान gives the knowledge about Guptas. Hyun-sang has written book C.U.K, which gives the knowledge about the Harsha Empire of northern India. Harsha Empire plus Satvahans. इटसिंग, ये भी चाइना से आया था। ये सब किधर के लोग हैं? एंशिएंट हिस्ट्री के लोग। मेडिवल में जाएंगे तो खूब सारे राइटर्स हैं। ठीक है, इसी में अगर हम लोग देखें तो कुछ ग्रीक और इटालियन राइटर्स भी हैं जिन्होंने किताबें तो नहीं लिखी बट उन्होंने कमेंट्री जरूर लिखी है। किसके ऊपर? इंडिका के ऊपर। राइटर्स लाइक प्लाइनी एंड स्टारबो। ठीक है, इन लोगों ने, इधर लिख देता हूं मैं, कमेंट्री ओवर इंडिका। इसके स्टारबो कमेंट्री ओवर इंडिका। क्या बोले? वो बोले कि इसको कुछ मत बताना। यही बोले कि भाई मैगस्थनीज ने क्या लिखा। एक्चुअल में इंडिका बुक जो है इट इज नॉट विद अस, खत्म। उसके टेक्स्ट जो हैं वो मिलते ही नहीं है जब से फॉर्मल हिस्ट्री लिखी गई है। इंडिका में क्या लिखा है वो इन्हीं की कमेंट्री से पता चलता है। ठीक, प्लाइनी और स्टारबो की। ठीक, तो उसने जो भी लिखा था अब्बा डब्बा जब्बा वो हमें नहीं मालूम, वो इन्हीं की कमेंट्री से मालूम है कि उसने कहा था कि देखो कुम्हरार में एक पैलेस है जिसमें क्या है 60 गेट्स हैं। तो इन लोगों ने लिखा है कि मौर्यंस जो है वो क्या है, फुल फ्लेज एक एम्पायर है, और वो एम्पायर जिसकी इकोनॉमी जो है वो किसी भी नेशन को टक्कर दे सकती है। उसने लिखा है कि यहाँ पे 7 काइंड ऑफ क्या है, कास्ट सिस्टम है, डिवीजन है सोसाइटी में। ठीक, एक्चुअल में वो प्रोफेशंस थे, उसको लगा कि ऐसा है। उसने लिखा है कि इंडिया में लोग कास्ट सिस्टम वगैरह जो है कम मानते हैं और स्लेवरी जो है वो है ही नहीं इंडिया में। बट वो गलत था क्योंकि वो मगध से बाहर कभी जा ही नहीं पाया। ठीक है, अंदर ही रहा मगध के। ठीक, तो ये है आपके हिस्टोरिकल लिटरेचर टेक्स्ट फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। सो सोर्सेस, पहले आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कोलॉजिकल के बाद आपके लिटरेरी सोर्सेस। ठीक, और लिटरेरी सोर्सेस में रिलीजियस टेक्स्ट, सेकुलर टेक्स्ट एंड फॉरेन टेक्स्ट। इतना पढ़ने के बाद अब हम हिस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो ये हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे थे अब ये क्या है उसका रिकंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, राइट द सिग्निफिकेंस, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ
archaeological sources, write the significance of archaeological sources slash literary sources. दोनों पूछा जा सकता है. Archaeological sources slash literary sources for the reconstruction of history. For the reconstruction of history. कितने वर्ड में लिखोगे? 150 वर्ड्स. 150 वर्ड, 10 मार्क्स. इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है. एक आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का है और एक लिटरेरी सोर्सेस का, ठीक है. अब जहां से बात शुरू हुई थी, बात कहां से शुरू हुई थी? हिस्टोरिकल सेंस. कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने क्या किया? हिस्ट्री लिखनी शुरू करी और उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास हिस्टोरिकल सेंस नहीं है लिखने का. हिस्टोरिकल सेंस क्या होता है? बताओ भाई, हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इससे पहले भी हिस्ट्री पढ़ी आपने. व्हाट इज हिस्टोरिकल सेंस? Because Britishers, they have claimed that Indians do not have the historical sense. है? हाँ, एक ऑर्डर नहीं है. हाँ, देखिए कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हिस्ट्री में नहीं मिला, ठीक है. सबसे पहला जो फैक्टर था, इसको समझिएगा अच्छे से, दैट पहला फैक्टर है हिस्टोरिकल सेंस का, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. ब्रिटिशर्स ने कहा कि इंडियंस के अंदर ये सब है ही नहीं, ठीक. अब इन गधों को कौन समझाए? कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ठीक. ये चार युग जो हैं, पुराण्स और ये सब जो हैं, दे आर कंसिडर्ड एज हिस्टोरिकल टेक्स्ट बट नॉट फॉर्मली, ठीक. तो कृत, त्रेता और द्वापर, और इसके बारे में बोला क्या गया है? इसके बारे में बोला ये गया है, कृत जो युग था, ठीक है, वहां के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या थे? कॉन्शियस. दे वर द कॉन्शियस बींग्स. जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, ठीक. उस पर्टिकुलर जगह में वो क्या है? प्रेजेंट है. तो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया है, ठीक. कॉन्शियस लोग हैं, तो बोलते हैं ना कॉन्शियस बीइंग. बोले इस टेक्स्ट में लिखा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्शियस घटेगा और सेंसेस बढ़ेंगे. कलयुग में पीपल आर स्लेव्स ऑफ देयर सेंसेस. अच्छा लग रहा है, खरीद लेते हैं. दे विल नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स कि अरे ये खाने से क्या होगा कि गड़बड़ हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी, ठीक. सो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? लोग जो हैं वो सेंसेस पे आधारित हो जाएंगे और कॉन्शियस कम होगा. और कली युग में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कॉन्शियस है, देन ही विल बी द ग्रेट पर्सन, ठीक. तो इंडियन mythology or Indian historical texts like Puran, Upanishad, they are clearly defining the first principle of historical sense, change is the law of nature. कि टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती रहेंगी. और ये सब क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज उनको पता था कि धीरे धीरे जो समाज है वो मटेरियलिस्टिक हो जाएगा, ठीक है. और आज आप मटेरियलिस्टिक युग के एपिटोमी पे हैं, जेनिथ ऑफ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. एक मटेरियल है तो आपके पास स्टेटस है, और मटेरियल नहीं है तो स्टेटस नहीं है. सन्यासीज आर कंसीडर्ड पुअर पीपल ऑफ दिस सोसाइटी. पुअर नहीं है वो इतना अमीर है कि तुम्हारी औकात ही नहीं उसके सामने खड़े होने की, ठीक. सेनेका वाज अ पर्सन, अलेक्जेंडर उसके पास गया जीतने के बाद,
उसने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, you have been my teacher, now I have win the world, half of the world, please tell me what you want। सेनेका ने कहा कि जो मुझे चाहिए वो तुम नहीं दे पाओगे। बोले अरे मैं विश्व विजेता हूं, मेरे पास क्या नहीं है। उसने कहा थोड़ा साइड हो जाओ, धूप आ रही है वो आने दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, धूप दे सकते हो। अलेक्जेंडर को समझ में आया कि भाई साहब दुनिया में पाने की कोई अंत नहीं है, ठीक है। और जो इंसान समझदार है उसको पता है कि कॉन्शियस बीइंग इज द हाईएस्ट बीइंग, ठीक। बाकी लोग तो मेटलिज्म पे पड़े हुए हैं। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, हमारे उपनिषद पुराण में मिलता है। दूसरा, टाइम एंड स्पेस, दिस इज द सेकेंड सेंस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, ठीक। थर्ड सेंस, पीरियड, युग, कौन सा पीरियड कब शुरू हुआ। चौथा सेंस होना चाहिए कोई भी हिस्ट्री लिखते वक्त, ऑब्जेक्टिव, कि जो भी हम लिख रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक। टाइम एंड स्पेस कोई डिफाइन करेगा, हिस्टोरिकल सेंस किस तरीके से हो सकता है। अरे टाइम एंड स्पेस थोड़ी देर पहले ही समझाया था, बताओ भाई टाइम और स्पेस कैसे इफेक्ट करता है हिस्ट्री को। कल्चर्स इफेक्ट करते हैं भाई। अंडमान निकोबार और बंगाल में जो भी इंसान रह रहा है वो नॉन वेज ही होगा, वेजिटेरियन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सी फूड ही मिल रहा है, वहां पे एनिमल्स ही खाने को मिल रहे हैं। अफगानिस्तान में रहने वाला शाकाहारी नहीं होगा, ठीक, वो मांसाहारी ही होगा। इट इज द इफेक्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक। जहां आप रह रहे हैं वो चीज आपको प्रभावित करेगी, ठीक है। इधर यूपी तरफ आ जाओ, हरियाणा आ जाओ, यहां पे तुम्हें मिलेंगे वेज, तो इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इट इज टोटली रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। पीरियड, बोले पीरियड का सेंस नहीं है, बोले अरे ऐसे ऐसे कैसे नहीं है, ठीक। 58 BC क्या, विक्रम संवत, ठीक। 78 AD शाक संवत, है कि नहीं। और 319 AD 319 AD गुप्ता एरा, ये भी तो है। ये तो पीरियोडिकल सेंस ही तुम दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं ये लोग, ठीक। स्टिल विक्रम संवत फॉलो करता है इंडियन गवर्नमेंट, शाक संवत सारे धर्म वाले लोग, इधर हिंदू वाले लोग जो हैं सब शाक संवत फॉलो करते हैं, पंचांग वंचांग जो देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, दिस इज द प्लेस वेयर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। This factor is not there. This historical sense is not present in Purans, Upanishad, and Vedangs. ठीक? Objectivity is not there. They have written things in a very narrative manner. कभी narrative manner में लिख दिया, कभी didactic manner में लिख दिया। उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि ये किस लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री राइटिंग है बाय द अर्ली इंडियंस वो लैक करती है। बाकी तीन फैक्टर्स जो हैं वो इंडियन हिस्टोरिकल सेंस पहले से था, ठीक। हमारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं था, हमने लिख दिया। गुरुजी बैठे, गुरु ने कुछ बोला और उसको लिख दिया गया, ये बिना सोचे समझे कि ये क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। और जब हिस्टोरिकल सेंस ये वाला फैक्टर नहीं था, ठीक, बाकी तीन फैक्टर तो थे, ठीक। तो अगर कभी कोई बोले कि भाई हिस्टोरिकल सेंस नहीं था, हिस्टोरिकल सेंस होता क्या है, तो उसको बता देना हिस्टोरिकल सेंस ये चार चीजों को मिला के बना है, ठीक। और जाओ ढूंढ लो किताबें, मिलेगा ही नहीं, ठीक। लेकिन RS शर्मा पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा, ठीक। उसमें 4-5 लाइनें कुछ ऐसी लिखी हुई हैं
जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हिस्टोरिकल सेंस क्या होता है। ठीक है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, टाइम एंड स्पेस, पीरियड और ऑब्जेक्टिविटी। ठीक, तो आपके आर एस शर्मा के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट, जाइए और उनको पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, और कल की क्लास में जब आएंगे तो वो दोनों चैप्टर्स पढ़ के आगे आइएगा। Unacademy. Let's crack it.